आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के बारे में। तो जो लगभग लगभग 193 कंट्री जो कि रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड बाय यूनाइटेड नेशन, जो कि एक संस्थान है। अ, तो उसमें से 123 और 123 को हम लोग डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि आधे से ज्यादा जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। अब जो डेमोक्रेसी है वो क्या होता है वो हम जानते हैं। तो डेमोक्रेसी तो जो है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है ये टर्म, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है डेमोस, जिसका मतलब है पीपल यानी लोग। फिर आता है किराते, जिसका मतलब है टू गवर्न और टू रूल, मतलब राज करना। तो इसका सीधा सीधा अगर हम लोग लिटरल मीनिंग जाने, मतलब शब्द से जो मतलब निकलता है वो जाने, तो ये है कि लोगों का राज या लोगों द्वारा राज। तो अगर हम लोग इससे ये भी कह सकते हैं कि इससे जो एक डेफिनेशन उभरती है, जो कि प्योर डेफिनेशन नहीं है बट उभरती है या समझा जा सकता है कि सरकार, लोगों की सरकार या मेजोरिटी की सरकार, मतलब जो ज्यादा लोगों ने किसी को वोट दिया है उसकी सरकार, और वी कैन से गवर्नमेंट ऑफ द पीपल और गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी। अब जो सबसे ज्यादा कॉमन डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली डेफिनेशन है, जो हर किसी ने सुन रखी होगी, जो कि दी गई थी सर अब्राहम लिंकन द्वारा, जो है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अगर हम लोग इसे दूसरे शब्दों में समझे तो ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा है और लोगों, इट इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल और फॉर द पर्पस ऑफ द पीपल, यानी लोगों के हितों में काम करने वाली सरकार, वो डेमोक्रेटिक सरकार हो गई। अब जो डेमोक्रेसी होती है या डेमोक्रेटिक सरकार होती है, वो मोनार्की से भी अलग होती है, एरिस्टोक्रेसी से भी अलग होती है, और डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही से भी अलग होती है। अब मोनार्की होता है जैसे कि राजतंत्र, जो पहले के समय में चलता था, जहाँ राजा राज करते थे, साम्राज्य रहते थे राजाओं के। एरिस्टोक्रेसी एक क्लास हो गई, जो कि जैसे कि जो रईस लोग होते थे, जो ज्यादातर हम लोगों को पहले के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता था, जिसमें एरिस्टोक्रेसी जो होती थी वो पीजेंट्स वगैरह पर राज करती थी, तो उनका राज हो गया। बाकी जो एक होती है डिक्टेटरशिप, जो कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं आज भी उनमें डिक्टेटरशिप मानी जाती है। तो हम लोग बात करते हैं कुछ की एलिमेंट्स हैं जो कि जो भी डेमोक्रेटिक, मतलब जो भी लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, उनके कुछ कुछ की एलिमेंट्स हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि फंडामेंटल फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या आता, तो सबसे बड़ा जो चीज है वो मानव अधिकार है। अब इसमें कहा जाता है कि मानव अधिकार एक ऐसी चीज है जिसके बिना डेमोक्रेसी की संभावना ही नहीं है या डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो ह्यूमन राइट की जो एक एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा अधिकार जो कि जन्मजात है, आदमी की के व्यक्तित्व के लिए, और मतलब हर इंसान को मिलता है उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी के लिए, जो उसे बचाता है यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसा देखा गया है वायलेंस वगैरह से या स्टेट का झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा हो जाने से, वायलेंस बढ़ जाने से, इन सब चीजों से वो उसे प्रोटेक्शन देता है। अब इसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो मानव अधिकार है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत एक डेस्क्रिप्टिव चीज है, लेकिन हम इसे कम उसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं, बेसिक अधिकार हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, जैसे कि द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी राइट्स,
कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हम बस इतना समझते हैं कि ये एक पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के अधिकार मिल रहे हैं। फिर आता है पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, मतलब राजनीतिक और नागरिक के अधिकार। उसके बाद है सोशल और इकोनॉमिक राइट, जैसे कि सामाजिक और जो आर्थिक अधिकार हो गए। और फिर कुछ अधिकार और आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट यानी विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू एनवायरनमेंट। अब जो यूनाइटेड नेशंस है वो 1945 के आसपास बना था, और वो कुछ देशों के इनसे मतलब तह से बना। तो उन्होंने ये पब्लिश भी किया 1948 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये एक ऐसी संस्थान है जो कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। और ये कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट भी मिलता है इसे। फिर आता है जो इलेक्शन यानी चुनाव, जो कि एक स्तंभ भी कहा जाता है लोकतंत्र का। तो ये अगर हम लोग इसके बारे में भी बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ा विषय है। तो हम लोग जब बात करते हैं कि जब भी हम लोग चुनाव की बात करते हैं, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत अहम रोल होता है। और ये बात एक चुनावी कानून के तरीके में कही गई है। अब बहुत सारे ऐसे देश देखे गए हैं जहाँ चुनाव तो होते हैं लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो वहाँ ये आता है जो चुनावी कानून है वो क्या कहता है, क्या जरूरतें हैं जो एक लोकतांत्रिक चुनाव को कराने में या लोकतांत्रिक चुनाव में जरूरी है। वो है कि जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है वो फ्री होने चाहिए। एक मानव या जो नागरिक है उसके पास अपना अधिकार है कि वो किस कैंडिडेट को चूज करता है, किस पार्टी को चूज करता है, बिना किसी रुकावट, बिना किसी इन्फ्लुएंस, बिना किसी दबाव के। और उसके पास ये भी अधिकार है कि वो अपना ना बच भी सकता है, नहीं वोट डाल सकता है, उसका मन, उसके पास ये अधिकार है। फिर आता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर इक्विटेबल। जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है वो इक्विटेबल होने चाहिए यानी न्यायपूर्ण होने चाहिए। अब ये भी आता है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं यानी जो लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, बहुत सारी जगह बैलेट पेपर से होते हैं, बहुत सारी जगह ईवीएम मशीन से होते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ज्यादातर जो बैलेट पेपर चुनाव होता है उसमें सिटीजन मतलब नागरिक को ये चीज सबके सामने खुलकर नहीं आती है, एक सीक्रेसी मेंटेन होती है कि उसने किस कैंडिडेट को या किस पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट दिया है। तो वो अपना बैलेट पर कर कर और उसको एनवलप में बंद कर देता है जहाँ बैलेट पेपर होते हैं। तो सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए यानी पारदर्शी होने चाहिए। और फिर आता है कि फिर एक और इसका पिलर आता है या कह सकते हैं की एलिमेंट जो है रूल ऑफ लॉ, जैसे हम लोग कहते हैं कानून का शासन। अब ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है, लेकिन इसमें जैसे जो मेजर चीज कही गई है वो मैं बताता हूँ। जो ये है कि जो in the constitution of a democratic state of law, the notion of independence of the judiciary is well rooted। इसका यह मतलब है कि जो जुडिशरी है यानी न्याय तंत्र या न्यायपालिका, वो स्ट्रिक्टली अलग होनी चाहिए फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका एंड लेजिस्लेटिव यानी विधायिक शक्ति, इन दोनों से अलग होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो न्यायपालिका है वो फ्रीली काम नहीं कर पाती, उसके ऊपर दबाव रहता है और जो भी है। इस वजह से ये कहा गया है कि जो न्यायपालिका है वो स्ट्रिक्टली अलग होनी चाहिए कार्यपालिका से और विधायिक शक्ति से। ये हो गया।
फिर आता है कि जो सिक्योरिटी राइट कंस्टिट्यूट्स एज वेल अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो सिक्योरिटी राइट है वो भी एक दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी सिद्धांत बनाता है रूल ऑफ लॉ का। ये सब अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है, अगर मैं इन पे बात करने आऊँ तो ये बहुत ज्यादा समय ले जाएंगे, इसलिए मैं कम समय में अपनी चीज बताना चाहता हूँ। दूसरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब ये हर स्टेट के पास, यानी कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट है उसके पास तीन तरीके की पावर रहती है। तीन तरीके की पावर रहती है। एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हम लोग कहते हैं विधायी शक्ति, जो कि ड्रॉ करती है और अडॉप्ट करती है लॉस को। फिर आता है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे हम लोग कहते हैं कार्यकारिणी शक्ति। अब ये जो कार्यकारिणी शक्ति होती है ये एनफोर्स करती है लॉ को और गवर्नमेंट पॉलिसीज को। अब फिर आती जो अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, जुडिशरी पावर। जुडिशरी पावर हो गई न्यायिक शक्ति या न्यायपालिका। ये रिप्रेजेंट करती है जो कानूनी ढांचा है, लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इनमें मेजर क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर, ये तीनों पावर का सेपरेशन कैसे हुआ है या इन पावर्स के बीच में क्या संबंध है, उस बेसिस पर तीन भागों में बांटा गया है डेमोक्रेसी को। तो उसमें आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और कई बार देखा गया है कई देशों में मिक्स्ड डेमोक्रेसी, जिसमें पार्लियामेंट्री भी है और प्रेसिडेंशियल भी है। तो अगर हम लोग इसमें एक जनरल रूल के तौर पर देखें तो इसमें देखने को मेजरली मिलता है पार्लियामेंट्री रेजिम और प्रेसिडेंशियल रेजिम। ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से फॉलो होते हैं, और इस बेसिस पर है कि इन तीनों शक्तियों में से या इन तीनों पावर्स में से कौन सी पावर किससे कितनी रिलेटेड है और कौन सी पावर किससे कितनी सेपरेटेड है। तो जैसा कि हम लोग बात करने जा रहे हैं अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, क्योंकि ये एक लंबा भी टॉपिक है तो ये शायद 2 पार्ट या 3 पार्ट में हो पाए, लेकिन जैसा भी होगा अभी हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सरकार है वो बनती है, उसकी जो सबसे ज्यादा सीट जीतता है, जो सबसे ज्यादा सीटें जीतता है, और उसमें एक उनका मुखिया बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर। तो वो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। अगर एक सिंगल पार्टी भी जीतती है मेजॉरिटी मतों को तो मेजॉरिटी सरकार बन जाती है। अगर कोई भी बहुमत नहीं जीतता है, कोई भी मेजॉरिटी, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाती, तो एक कोलिशन की सरकार बनती है, जिसमें कई बार माइनॉरिटी की सरकार भी बोला जाता है। उसमें कई सारी पार्टीज अपना समर्थन देकर बना लेती है और उनमें नेगोशिएशन होता है एग्रीमेंट के लिए। अगर हम लोग ये कहें कि जो जो हेड है सरकार का, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे डिसीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड पॉलिसीज जो सरकार बनाती है। कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर के पास क्या रोल होगा, क्या भूमिका निभाएंगे, इस बात पर भी जो है प्राइम मिनिस्टर ही रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो हेड है सरकार का और वही रिप्रेजेंट ही करेगा हमारे देश को यानी कंट्री को। ये पार्लियामेंट्री रेजिम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है, जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गई, लॉ मेकर यानी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गई, और जो कोर्ट जो कि जुडिशियल ब्रांच हो गई, ये न्यायपालिका हो गई। तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अच्छा खासा फ्यूजन देखने को मिलता है सरकार यानी एग्जीक्यूटिव पावर में एंड लेजिस्लेटिव पावर। अगर हम लोग बात करें कि पावर में रहने के लिए सरकार को लगातार जो है लेजिस्लेटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव पावर का या लेजिस्लेटिव बॉडी का लगातार सपोर्ट चाहिए होता है।
जिसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि जो ज्यादातर हम लोग देखते हैं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री रिजीम है, उसमें जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद में जो एमपीज बैठते हैं, वो बिल पास कराते हैं और वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री रेजीम है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है कि वो एक आइडिया ये दे रहा है बेसिकली कि जो सरकार है और जो पार्लियामेंट है एक साथ काम कर रहे हैं। एंड द ऐसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें इस चीज का, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी। फिर आता है प्रेसिडेंशियल रेजीम, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, और इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें एक चीज ये भी है कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव पावर है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। तो ये एक देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं पूरी तरीके से बात करते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पे, और भी कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेजीम पर। तो जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक टू हेड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। Typically, the president is responsible for implementing, enforcing laws, foreign affairs, relations, or appointing officials to the executive branch, as well as serving as the commander-in-chief of the military. While the president works alongside lawmakers, the separation of powers between the executive, legislative, and judiciary is intrinsic to the presidential system. तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा था, इसमें बेसिकली ये है कि प्रेसिडेंट ही इलेक्ट होगा लोगों द्वारा, और वो हेड होगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, जो कार्यकारिणी शाखा हो गई, और वही अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखेगा, वही जो भी लॉज बन रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एनफोर्स हो रहे हैं, उनको भी वो का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होगी, और कमांडर इन चीफ होगा मिलिट्री का। फिर आता है जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के से डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर। जैसे कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री में देखा था कि पार्लियामेंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे कॉन्स्टेंटली ये सपोर्ट चाहिए होता है लेजिस्लेटिव पावर का और लेजिस्लेटिव ब्रांच का पावर में रहने के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। अब इसका कुछ एडवांटेज भी बताया जा रहा है, जो कि ये है कि ये बढ़ा देता है चेक्स और बैलेंसेस को, क्योंकि हर एक जो ब्रांच है, जो तीनों ब्रांचेस में से, वो मॉनिटर करती है बिहेवियर एक दूसरे का। जैसे कि लॉ मेकर्स कैन मोर इजीली वोट अगेंस्ट इश्यूज दे डिसएग्री। जो लॉ मेकर्स है वो अगेंस्ट वोट कर सकते हैं अगर वो डिसएग्री होते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी fear के of triggering vote of confidence as might result in parliamentary democracy. So due to this division of power, presidential democracy is attributed as being able to respond more nimbly to crisis situations if the actions are within the powers of the president. However, the independence also has its downsides. In the legislature and the executive are controlled by opposing parties, this can result in gridlock, which prevents new laws from being passed. This has been an issue in the US, when the Democrats and Republicans work against each other by blocking legislation from passing bill until certain demands are met. तो ये कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आते हैं हम लोग इसके एक और उस पर, जो है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में संसद का या पार्लियामेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हम लोग इसको जानेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो इसमें जो सांसद है उसको कुछ सांसद भवन या सांसद के कुछ फंक्शंस होते हैं, इन्हें निहित किया जाता है लॉ बनाने के लिए, लॉ पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए, फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके पास अधिकार होता है कि ये
आगे फॉरवर्ड करें प्रपोजल ऑफ लॉज। अब जो सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, यानी जो पार्लियामेंट्री सरकार है या पार्लियामेंट्री रेजीम है, ये जो अधिकार है ये सरकार के पास है, क्योंकि वही मैं जैसा कि बताया कि वह मेजोरिटी पार्लियामेंट में मेजोरिटी लेकर आए हैं, जीते हैं। तो ये भी माना जाता है कि बिल पास कराने के लिए मेजोरिटी एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है। तो कई बार ये होता है जैसे जनमत संग्रह बोला जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ 2/3 और अ रेफरेंडम टू बी वैलिडेटेड। उसे वैलिडेट कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए या फिर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह चाहिए। ये दोनों में से कोई भी चीज हो जाए। अगर हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो जो नेशनल असेंबली है उसके पास ये पॉसिबिलिटी होती है टू डेस्टिट्यूट द गवर्नमेंट। द सिस्टम, इस ऐसे सिस्टम में कंट्रोल जो है वो ज्यादातर सरकार और अपोजिशन के बीच में रहता है। मच लेस बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर एंड द जुडिशरी पावर। अब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट आर मोस्टली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फंक्शन ऑफ आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं पॉपुलेशन, यानी जो लोग यानी जो जनसंख्या है उसकी क्या इच्छा है उसे एक्सप्रेस करने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनाए गए हैं। तो ये पॉपुलेशन को वहां दिखाते हैं। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बाय अवॉइडिंग टू द प्रिंसिपल वन सिटीजन। एक सिटीजन है, एक नागरिक है, एक वोट होगा। तो that is why the number of members of parliament in the constituencies, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, कितने नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, वो प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी पॉपुलेशन है उस निर्वाचन क्षेत्र में। बाकी एक होता है डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म, मतलब अनेकता बहुलवाद भी कह सकते हैं, या हम लोग इसे कह सकते हैं लोकतांत्रिक बहुलवाद। अब इसमें क्या है कि जो लोकतांत्रिक बहुलवाद है, मतलब कि जब भी हम लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो जो प्लूरलिज्म है मतलब अनेकवाद है वो हमेशा कंसिडर्ड किया जाएगा, हमेशा उसे माना जाएगा, क्योंकि ये एक सामाजिक व्यवस्था भी है और नीति। जैसे कि हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं तो प्लूरलिज्म का क्या मतलब है, मतलब अनेकवाद या बहुलवाद का क्या मतलब है, वो हम लोग जानते हैं कि जो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों पे, अलग अलग बातों पे अपनी सहमति रखते हैं। सबकी सहमति एक जैसी नहीं होती है, सबकी बात एक जैसी नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में आता है कि बहुलवाद। और अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो अलग अलग जैसे ग्रुपिंग्स होती है, जैसे वो सामाजिक हो सकती है यानी विचारधारा के बेस पर भी हो सकती है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक बेस पर भी हो सकती है, रिलीजियस यानी धर्म के बेस पर भी हो सकती है, एथनिक ग्रुप के बेस पर भी हो सकते हैं, किसी पर भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसे कहते हैं प्लूरल सोसाइटी, मतलब बहुलवाद अलग अलग बेस पर बटी हुई सोसाइटी है। इसे हम लोग करेक्टराइज करते हैं बाय रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेशन, रिकॉग्निशन, की सबके व्यूज को हम लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे और उनकी रेस्पेक्ट भी करेंगे, उनके व्यूज की, मतलब वो क्या अपना विचार रखते हैं सामने। लेकिन इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल लेवल पर होने लग जाता है, डिस्कशन बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लूरलिज्म इज बेस्ड ऑन कंट्रोवर्शियल डिस्कशन whose results are often built on compromises। फिर वो डिस्कशन होने के बाद कई बार कॉम्प्रोमाइज होता है, किसी न किसी एक चीज पर कॉम्प्रोमाइज होकर उस बेसिस पर वो चीजें होती हैं। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म। अब ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज में है उन्हें कुछ महत्वपूर्ण टास्क भी मिलते हैं।
that they be recognized in a transparent and democratic way. This implies on the one hand that each citizen can freely and openly integrate a political party. ऑन द अदर एंड अब इस बेसिस पर जैसे हम लोगों ने बोला कि डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म है या प्लूरल सोसाइटी है जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, तो इस बेसिस पर हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। मतलब ऐसा एक ग्रुप बनाकर, ऐसा नहीं है कि हर आदमी ही पॉलिटिकल पार्टी बना लेगा, मतलब एक ग्रुप है जिन लोगों का सेम विचार है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी ये उन्हें एक वो देती है, अधिकार देती है। फिर आता है गवर्नमेंट और अपोजिशन, यानी सरकार में जो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, और जो अपोजिशन जो उसके खिलाफ है। तो जो जैसे हम लोगों ने बोला था लीडरशिप यानी जो नेतृत्व कर रहे हैं, मान लो हम लोग उस पर नहीं जाते तो हम लोग इधर आते कि डेमोक्रेटिक स्टेट में हमेशा अपोजिशन एग्जिस्ट करेगा विद पैरेलल पावर विद द गवर्नमेंट। सरकार की बिल्कुल पैरेलल पावर होगी उसकी इलेक्शंस के दौरान भी, और अलग अलग जो अंग हैं हमारे राष्ट्र के उसके भी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सीनेट हो, चाहे वो रीजनल या कम्युनल काउंसिल्स हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि एक या एक से अधिक अपोजिशन पार्टीज कन्फ्रंट करती हैं उस पार्टी को जो पावर में है। तो जो अपोजिशन है वो कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को, और उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और हम लोग ये भी मानते हैं कि ये एक इट कंस्टिट्यूट्स अ बीकन फॉर द गवर्नमेंट। अब in presence of necessary to guarantee an exchange of points of view that are characterized by useful controversies. Democracy in fact feeds a dynamic or such permanent conflict between point of views and on the discussions that use. Anyway, with the help of these discussions without other restriction during which all opinions are freely expressed. अब जैसे कि ये था कि अपोजिशन भी रहेगा, अपोजिशन के पास पैरेलल पावर भी होगी, सब होगा, लेकिन टू मीट ऑल द एक्सपेक्टेशंस द अपोजिशन मस्ट बी वेस्टेड विद पार्लियामेंट्री राइट्स। द मेजॉरिटी पार्टी मस्ट नॉट हैव द राइट टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम इन सच अ वे दैट इट कुड गिव राइट टू सम डिसएडवांटेजेस फॉर द अपोजिशन। आप इन लाइनों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वो कहीं गेम के रूल को चेंज ना कर दे इस तरीके से कि अपोजिशन पार्टी को डिसएडवांटेज हो जाए। तो अपोजिशन जो पार्टी होगी या अपोजिशन जो होगा, अपोजिशन नॉट मे बी अ वन पार्टी मे बी, बट दैट इज अपोजिशन, मतलब जिनके विचार नहीं मैच कर रहे हैं मेजॉरिटी पार्टी के, तो उन्हें वेस्टेड किया जाएगा, मतलब निहित किया जाएगा पार्लियामेंट्री राइट्स के साथ। मतलब उनके पास भी सांसद के वही अधिकार होंगे जो कि मेजॉरिटी के पास है, मतलब सांसद में मेजॉरिटी के पास, या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट के, जो सरकार के पास है। तो ये चीज थी। द लेटर मस्ट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ चैलेंजिंग द गवर्नमेंट एंड पुटिंग फॉरवर्ड इट्स क्रिटिसिज्म। मतलब अपोजिशन अपना चैलेंज भी कर सकता है सरकार को और उनका क्रिटिसिज्म भी कर सकता है। अगर रूल चेंज नहीं होंगे गेम के तो ऑब्वियस सी बात है करेगा, बट अगर रूल ही चेंज हो जाते हैं तो फिर वो डेमोक्रेसी ही नहीं होगी, फिर हम लोग उसे डेमोक्रेसी ही नहीं मानेंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट एनीवे दैट ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स द अपोजिशन हैव द सेम एडवांटेज एज द पार्टी इन पावर। जो अगर हम लोग इलेक्शन कैंपेन्स की बात करें तो वहाँ अपोजिशन के पास भी सेम पावर होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो पावर पार्टी है जो सरकार के पास है, to go into some detail that it must have the same access to the press। इसका अगर हम लोग एक चीज देखें तो ये भी कह सकते हैं जैसे कि मान लो मेजॉरिटी we cannot say the government, अगर गवर्नमेंट प्रेस के पास जा सकती है तो अपोजिशन भी प्रेस के पास जा सकता है।
चाहे वो रेडियो के माध्यम से पब्लिक के पास जाना हो गया, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से जाना हो गया, ये सारी चीजें अपोजिशन के पास बराबर होती है। फिर आता है पब्लिक ओपिनियन एंड फ्रीडम ऑफ द मीडिया, ये भी है। तो पब्लिक ओपिनियन इज ऑफ अ डिसीसिव इम्पोर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी, मतलब ये पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है, निर्णायक महत्व रखता है डेमोक्रेसी। Public opinion is made up with the citizens or specific groups that reflects on their community and express their criticism, their proposals or their agreement to influence the construction of political will. It is not possible to talk only about one but of several public opinions. जैसा कि हम लोग देख चुके हैं प्लूरल सोसाइटी में होता है ऐसा कि बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, लेकिन हर ओपिनियन की और भी कहते हैं पब्लिक ओपिनियन की बहुत वैल्यू है डेमोक्रेसी में। पब्लिक ओपिनियन या किसी ऐसे ग्रुप ने जो ओपिनियन दिया या उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसा ओपिनियन दिया, इस बात की बहुत वैल्यू भी है और ये वैल्यू डिसीसिव इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब निर्णायक महत्व रखती है डेमोक्रेसी में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ तक ये भी है, बाकी जो अदर टाइप की डेमोक्रेसीज हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये अगले वीडियो में अगर हम लोग ये कहें कि जो हम लोगों ने जब ये कहा कि जो पब्लिक ओपिनियन है एंड फ्रीडम ऑफ द मीडिया, तो पब्लिक ओपिनियन का तो मैंने महत्व बता दिया, लेकिन फ्रीडम ऑफ मीडिया का रह रहा। तो अगर मैं यहाँ बताऊं कि इट इज नॉट एवरीबडी दैट कैन पार्टिसिपेट इन द एक्सप्रेशन, मतलब इतनी सारी जनता है, 150 करोड़ जनता, तो ऑब्वियसली बात है इन आवर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री और वी कैन से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इतनी सारी जनता तो एक्सप्रेस नहीं करेगी अपनी ओपिनियन और ना ही कर सकती है। तो जो एक्सप्रेशन है पब्लिक ओपिनियन का, द मेन वरी लाइज मोस्टली इन द फैक्ट दैट मोनोपोलीज ऑफ ओपिनियन आर सेट अप थ्रू सच कंसंट्रेशन व्हिच no longer allows any expression of opinion, any we can say construction of personal idea or global political will, any publication of information respecting pluralism, and when we say that media constitute a fourth power, तो कई बार हम लोग जब सुनते आते हैं कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, तो ये सच्चाई है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना वो मीडिया के ही जरिए, अगर मीडिया ही बिक जाएगा तो फिर तो वी कैन ओनली क्वेश्चन दिस एवोल्यूशन, इट इज पार्टिकुलरली अ डेंजर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लूरल डेमोक्रेसी। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रेस में किसी एक कंपनी का रोल ज्यादा था और उसमें सरकार का हिस्सा लिया, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं ना, मीडिया कैन ओनली प्ले दिस रोल आउटसाइड एनी फॉर्म ऑफ स्टेट इन्फ्लुएंस। ये मीडिया जब फ्री होगा, मतलब फ्रीडम होगा, मीडिया स्वतंत्र होगा, तभी वह ऐसा रोल निभा सकता, अदरवाइज नहीं। तो द फ्रीडम ऑफ प्रेस और अनदर फंडामेंटल फ्रीडम also play an important role in this context. There are several organizations of public utility all over the world which are devoted to the observation of the press freedom. अब ये भी है कि कई देशों में प्रेस फ्रीडम नहीं है या खो चुकी है। तो एक कहते हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है या और फ्रीडम को बचाने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रीडम हाउस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीडम हाउस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जहां जहां डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है या खत्म हो चुकी है, वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस भी खत्म हो चुका है, क्योंकि इसे ही हम लोग, मीडिया को ही हम लोग बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो फॉर टुडे इट्स थैंक यू। वी विल discuss about types of democracy and merits and demerits in the next part. Thank you.